हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 ऊष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर 8, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा के प्रभाव, अफेक्ट ऑफ हीट। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हम दैनिक जीवन में ऊष्मीय ऊर्जा के संचरण को देख नहीं सकते, किंतु ऊष्मा के प्रभावों को अवश्य अनुभव कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या है अपने डेली बेसिस में क्या है ऊष्मा किस प्रकार से स्थानांतरित होता है उसको तो हम लोग नहीं देख लेते हैं, परंतु उसको हम लोग अवश्य अनुभव करते हैं कि किस प्रकार से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होता है। ओके, ऊष्मा देने पर वस्तु का ताप बढ़ता है। जितनी अधिक ऊष्मा वस्तु प्राप्त करेगा उतना उसका ताप बढ़ता जाएगा और पदार्थ में प्रसार होगा। पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन संभव है। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि हम लोग किसी भी वस्तु को क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो उसके तापमान में भी वृद्धि होता है, साथ ही उसके अवस्था में भी परिवर्तन संभव है। कैसे, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने पानी लिया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, पानी। ओके, तो अब इस पानी को क्या करेंगे हम लोग, जितना ज़्यादा उसमें देंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, इसके तापमान में वृद्धि होगा। ओके, जिससे क्या होगा, इसके पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन संभव। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा ये इसके ताप में वृद्धि होगा, ये वो क्या होगा, ऊष्मा में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को जितना ज़्यादा ऊष्मा देंगे उसका तापमान भी उतना ही बढ़ता है। ओके, पहला ताप में वृद्धि। ओके, तो चलिए समझते हैं ताप में वृद्धि। क्या आपने कभी सोचा है कि धूप में पड़ी लोहे की बेंच लकड़ी की बेंच से अधिक गर्म क्यों हो जाती है? ओके, तो आई होप आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि धूप में पड़ी लोहे की बेंच लकड़ी की बेंच से अधिक गर्म हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि धूप में पड़ी लोहे की बेंच लकड़ी की बेंच से अधिक गर्म क्यों हो जाता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो लोहे होता है क्या करता है, वह ऊष्मा का चालक होता है, अर्थात इसमें ऊष्मा का चालन होता है। परंतु जो लकड़ी होता है क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, अर्थात यह क्या करता है, ऊष्मा को बहुत ही अल्प रूप से क्या करता है, अवशोषित करता है। अर्थात लोहे की बेंच क्या करता है, ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है, जिसकी वजह से जो धूप में पड़ी लोहे की बेंच लकड़ी की बेंच से अधिक गर्म हो जाता है। ओके, नदी किनारे की रेत दिन के समय गर्म लगती है, जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार से नदी किनारे की जो रेत होता है क्या होता है, दिन के समय में गर्म लगता है, जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता। क्यों, तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेत का जो विशिष्ट ऊष्माधारिता हो क्या होता है, वह क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से जो रेत होता है क्या होता है, वह जल्दी गर्म हो जाता है एवं जल्दी ही ठंडा हो जाता है। परंतु जो पानी का जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होता है क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, जिसकी वजह से यह ठंडा होने में एवं गर्म होने में बहुत ही समय लेता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो रेत का उस विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होता है, जिसकी वजह से यह दिन के समय में जल्द गर्म हो जाता है, जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। किसी वस्तु को गर्म करने पर वह ऊष्मा अवशोषित करती है तथा उसका ताप बढ़ता है। ओके, तो किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो क्या करता है, वह ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिसकी वजह से उसका तापमान में वृद्धि होता है। ठंडे होने की प्रक्रिया में वस्तु में से ऊष्मा बाहर निकलती है तथा ताप घटता है। ओके, तो ठंडे होने की स्थिति में क्या होता है, वस्तु में से ऊष्मा क्या करता है, बाहर निकलता है, जिसकी वजह से उसका तापमान घटता है। कैसे, तो चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, तो चलिए जैसे कि मान लीजिए क्या है, एक गर्म पानी। ओके, तो क्या है, गर्म पानी। ओके, तो चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए इसको 10 मिनट के लिए क्या है, इसको खुले स्थान पर हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसमें से क्या होगा, तो जो गर्म जो पानी होता है उसमें से क्या होता है, उष्मा बाहर निकलता है, अर्थात उष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है, जिसकी वजह से इसका जो तापमान होता है वह कम होता है। ओके, भिन्न भिन्न पदार्थों वाली समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं को समान ताप पर गर्म करने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊष्मा देनी पड़ती है। ओके, तो अलग अलग पदार्थ वाले समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं को क्या करता है, समान ताप पर गर्म करने के लिए क्या है, अलग अलग मात्रा में ऊष्मा देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो पदार्थ क्या होता है, वह अलग अलग होता है। ओके, वस्तु द्वारा ले गई और दिए गए ऊष्मा की निम्न बातों पर निर्भर करती है। ओके, तो वस्तु द्वारा ले गए एवं दिए गए ऊष्मा क्या है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन से, तो चलिए इसको समझते हैं। पहला है वस्तु के द्रव्यमान m पर क्यू अल्फा m, समीकरण नंबर 1। दूसरा है वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन डेल टी पर क्यू अल्फा डेल टी, समीकरण नंबर 2। ओके, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को त्रिभुज का स्थान दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। ओके,
तीसरा है वस्तु की पदार्थ की प्रकृति पर। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि वस्तु द्वारा ले गई और दिए गए उसमें किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये इसको हम लोगों ने जाना कि पहला है वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के ताप में परिवर्तन पर, तीसरा वस्तु की पदार्थ की प्रकृति पर। ओके, अर्थात कोई भी वस्तु क्या रहेगा, जितना उसका द्रव्यमान अधिक होगा उतना ज्यादा क्या देना पड़ेगा, उसको ऊष्मा देना पड़ेगा। दूसरा है डेल्टी, अर्थात किसी भी वस्तु में क्या करना है, उसके तापमान में परिवर्तन करने के लिए क्या है, उसको अधिक ऊष्मा देना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से तीसरा है वस्तु की पदार्थ की प्रकृति पर, अर्थात ऊष्मा क्या है, वस्तु की पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि वह चालक है, कुचालक है या फिर ऊष्मारोधी है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने पानी लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो प्लास्टिक की कटोरी में क्या लिया, मैंने पानी लिया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने क्या है, एक गिलास पानी लिया। ओके, डिस्पोजल में, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग इसके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं इन दोनों का जो द्रव्यमान है वह अंतर है। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, सबसे पहले इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। ओके, तो देख सकते हैं कि किसमें पानी ज़्यादा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो बॉटल है, जो ग्लास, इसमें क्या है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो स्वाभाविक सी बात है, किसका द्रव्यमान अधिक होगा, तो इसका द्रव्यमान अधिक होगा। तो इस वजह से हम लोग जब दोनों को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो किसको अधिक ऊष्मा देने की आवश्यकता होगी, तो स्वाभाविक सी बात है इस ग्लास वाले पानी को। क्यों, क्योंकि इसका जो पानी है वह अधिक है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उससे उतना ही ऊष्मा देना पड़ेगा। ओके, दूसरा वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन डेल्टी पर। ओके, दूसरा है किसी भी वस्तु में क्या करेंगे, हम लोग जितना ज़्यादा उसको ऊष्मा देते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या उसके तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। मान लिया जाए इसको हम लोग क्या 30 डिग्री सेल्सियस क्या दे रहे हैं, इसको ऊष्मा दे रहे हैं। ओके, तो इसको दे रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जैसे जैसे हम लोग इसके डिग्री सेल्सियस को बढ़ाएंगे, जैसे कि 50 के बाद देंगे तो 60 होगा, 60 के पश्चात 70 देंगे, 70 के पश्चात 80 के पश्चात 90 देंगे, तो वैसे वैसे इसके जो तापमान में भी क्या होगा, इंक्रीज, अर्थात तापमान में भी परिवर्तन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ प्रदर्शित किया गया क्यू अल्फा डेल्टी, अर्थात किसी भी वस्तु को क्या है, जितना ज्यादा ऊष्मा देंगे उसके तापमान में उतना ही परिवर्तन होगा। ओके, तीसरा वस्तु की पदार्थ की प्रकृति पर, अर्थात वस्तु चालक है, कुचालक है या फिर ऊष्मारोधी या डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी क्या करता है, ऊष्मा का चालक करता था, ऊष्मा में क्या होता है, प्रवाहित होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो किसी भी जो इसमें से जो ऊष्मा क्या होगा वह संचरित होगा। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु के द्वारा लिया गया और दिए गए ऊष्मा निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन से, तो पहला है द्रव्यमान पर, दूसरा है वस्तु के ताप में परिवर्तन डेल्टी पर, और तीसरा है वस्तु की पदार्थ की प्रकृति पर, अर्थात वह चालक है, कुचालक है या फिर ऊष्मारोधी। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात क्यू अल्फा एम डॉट डेल्टी। ओके, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं क्यू इक्वल एम डॉट इज डॉट डेल्टी। ओके, तो यहाँ पर एस क्या है, तो जहाँ एस एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके, तो यहाँ पर एस क्या है, एस एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान क्या है, वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात वस्तु की प्रकृति क्या है, चालक है, कुचालक है या फिर ऊष्मारोधी है। ओके, इसे वस्तु की पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट अथवा विशिष्ट ऊष्मा धारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एस है इसको क्या बोलता है, इसे वस्तु की पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा धारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा या फिर विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, तो उसे ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। ओके, समीकरण 3 से एस इक्वल क्यू डिवाइडेड बाय एम डी। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ कि किस प्रकार से लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 3 में देख सकते हैं क्यू इक्वल एम डॉट एस डॉट डेल टी है। ओके, तो यहाँ पर जो एम और डेल टी क्या है, यहाँ पर गुणा, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह बटे में चला जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से एस इक्वल क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल टी। ओके,
विशिष्ट ऊष्मा का इससे मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो विशिष्ट ऊष्मा का इससे मात्रक क्या होता है, तो वो होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस इक्वल क्या है, क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पर जो उष्मा का मात्रक क्या होता है, तो जूल, तो यहाँ पर जूल है, यहाँ पर डिवाइड का साइन है जिसको क्या बोलते हैं, प्रति। चूंकि यहाँ पर द्रव्यमान का जो मात्रक क्या होता है वो होता है किलोग्राम, और तापमान का मात्रक होता है यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं और इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, यदि m इक्वल 1 डेल टी इक्वल 1 हो तो q इक्वल एस। ओके, तो यदि हम लोग m एवं डेल टी का मान क्या करते हैं, एक रखते हैं, तो एक q इक्वल किसके लिए होगा, s के इक्वल होगा। ओके, अर्थात ऊष्मा किसके इक्वल होगा, तो वह विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता के बराबर होगा। अर्थात पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर सके। ओके, तो इस प्रकार से पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होता है, तो वह ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर सके। ओके, जिन पदार्थों को विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है वे देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं। इसी प्रकार कम ऊष्मा धारिता वाले पदार्थ जल्द ही गर्म व ठंडे हो जाते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि पानी का विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होता है, अधिक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग रेत की बात करें, रेत का जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता होता है वह कम होता है, जिसकी वजह से क्या है, जल्द ही गर्म एवं जल्द ही ठंडा हो जाता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा। ओके, इसको आप लोग सिंपल वे में इस तरह से याद रख सकते हैं, विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता मतलब धारण करना, अर्थात यहाँ पर कैपेसिटी प्रदर्शित किया गया। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल वे में याद रख सकते हैं कि ऊष्मा धारण करने की क्षमता को विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जस्ट आप लोगों को रिमेम्बर करने के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ताकि क्या है आप लोगों को समझ आ सके कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होता है। ओके, तो वो क्या करता है, उसकी कैपेसिटी अर्थात उसका ऊष्मा धारण करने की कैपेसिटी कितना है, अर्थात उसका क्षमता कितना है, उसी को क्या बोलता है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ओके, कोई पदार्थ कितना ऊष्मा को धारण कर सकता है। ओके, सोचिए यदि सभी पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता समान होती तो क्या होता। चर्चा करें, पानी की विशिष्ट ऊष्मा की तुलना अन्य पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा से करें। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि सभी पदार्थों की जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता है वो समान होता तो क्या होता। ओके, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा की तुलना अन्य पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा से करें। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं कि आग की चिंगारी को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है, ऐसा क्यों। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आग की चिंगारी को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है, ऐसा क्यों। तो चलिए समझते हैं कि आग की चिंगारी को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव क्यों किया जाता है। चूंकि पानी का ऊष्मा धारिता बहुत अधिक होता है। ओके, तो पानी का छिड़काव करने पर ऊष्मा बाहर निकलते हैं जिससे आग सरलता से बुझ जाता है, इसलिए आग की चिंगारी को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। ओके, सेकेंड, यदि 25 ग्राम कॉपर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 487.5 जूल ऊष्मा देनी पड़ती है, तो कॉपर की जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में व्यक्त विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 25 ग्राम कॉपर का जो तापमान है वह 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 487.5 जूल ऊष्मा देना पड़ता है, तो कॉपर की जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में व्यक्त विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। ओके, तो इसमें क्या हमको विशिष्ट ऊष्मा को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या देखें। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है 25 ग्राम, अर्थात यहाँ पर एम अर्थात द्रव्यमान का मान दिया गया है जो कि कितना है, वह 25 ग्राम। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर तापमान दिया गया, तापमान में परिवर्तन अर्थात यहाँ पर डेल टी का मान दिया गया कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस 75 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 75 में क्या करेंगे हम लोग, 25 में को घटाएंगे तो क्या है, हम लोगों को एग्जैक्ट तापमान क्या है पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए इसको करते हैं, तो 75 - 25 तो ये हो जाएगा
50 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ऊष्मा का मान दिया गया है, ऊष्मा अर्थात क्यू का मान दिया गया कितना है 487.5 जूल। ओके, तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, तो विशिष्ट ऊष्मा अर्थात इसका मान को हमको ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हल हम जानते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल एम इज डॉट डेल टी। ओके, तो हमको क्या क्या मान दिया गया, तो हमको एम का मान दिया गया है, इसका डेल टी का मान दिया गया है, साथ ही क्यू का मान दिया गया है, तो हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना है अर्थात विशिष्ट ऊष्मा को ज्ञात करना है। ओके, अर्थात ओके, तो चलिए इसके वैल्यू को रखते हैं, तो अर्थात 487.5 जूल इक्वल एम का मान कितना है, तो वह 25 ग्राम गुड़ा इसका मान नहीं दिया गया, तो एस गुड़ा जो डेल टी का मान कितना है 25 से 75 डिग्री सेल्सियस अर्थात 75 डिग्री सेल्सियस में क्या है 25 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे तो इसका एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने 50 डिग्री सेल्सियस ज्ञात किया था, तो यहाँ पर चलिए यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं 75 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 487.5 जूल इक्वल 25 ग्राम गुणा 75 से 25 को घटाएंगे तो कितना बचता है, तो वह 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 50 डिग्री सेल्सियस गुणा एस। चूंकि हमको एज का वैल्यू याद करना है, ओके, तो हम लोग एज को क्या करते हैं, हम लोग ए को रखते हैं और बाकी को क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर 25 ग्राम एवं 50 डिग्री सेल्सियस क्या है, गुणा में है। ओके, तो उस साइड करेंगे अर्थात इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह बटे में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल 487.5 जूल डिवाइडेड बाय 25 ग्राम गुणा 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग 50 का क्या करके गुणा करके क्या है 487.5 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमको 0.39 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।